बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टॉकेट 7 के साथ मैं हूँ एतजाज़ नक़ी और मेरे साथ मौजूद हैं सज्जाद तरीन साहब। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने आज गुफ्तगू की है और लाहौर में हाफ़िज़ सईद के घर पर जो अटैक हुआ था उसके जो पीछे पेशरफ्त हुई है और उसके पीछे जो लोग थे, जो हाथ मुलव्वस था, उसको बेनकाब किया गया और उसको आज पब्लिक के सामने लाया गया। उनके साथ AIG जो थे, एडिशनल IG, वो भी मौजूद थे और उन्होंने तमाम जो तफ्तीश थी उससे भी आगाह किया, तहकीकात से आगाह किया और नताइज से आगाह किया। एक तो इस पर बात करेंगे। इसके अलावा उन्होंने ओवरऑल गुफ्तगू की है मुल्क की दाखिली सिक्योरिटी के हवाले से, अमन अमान की सूरत हाल के हवाले से, और फिर उसमें जो ज़ाहिर है हमारा हमेशा से पाकिस्तान के जो अंदर दहशत गर्दी को वाक़या होता है तो उसमें भारत के मुलव्वस होने के वाज़ेह सबूत सामने आते हैं, उसका भी उन्होंने जिक्र किया और अक़वाम मुत्तहिदा तक इस मामले को इन सबूतों के साथ ले जाने की बात की। एक तो इस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ हम जिक्र करेंगे कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने आज हैदराबाद सक्खर मोटरवे का इफ्तिताह किया और वहाँ पे जो तकारीब मुनक़िद की गई वहाँ पे उन्होंने ख़िताबात किए, गुफ्तगू की। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी उनके हमरा थे, उन्होंने भी गुफ्तगू की और आज गुफ्तगू करते हुए उन्होंने बहुत से उन सवालों के जवाब दिए जो चेयरमैन PTI इमरान खान इस हुकूमत पर मौजूदा कारकर्दगी पर उठाते हैं और इसके साथ साथ इसमें जो मामला किसानों का है या आम आदमी के मसाइल का मामला है या कारोबारी हजरात का है, इसके हवाले से उन्होंने कुछ इमरान खान साहब से भी सवालात उठाए हैं, तो इसका भी हम जिक्र करेंगे। इसके साथ साथ आज पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के जो चेयरमैन हैं नूर आलम खान, उन्होंने आज बड़ी दबंग गुफ्तगू की है फ्लोर पर और उन्होंने हुकूमत से, अपनी हुकूमत से ये कहा है कि ये सवाल पूछे जाएँ कि क्या वजह है कि एक ऐसे शख्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं की जाती जो ना मुल्क के इदारों को बख्शता है, ना हुकूमत को बख्शता है, और जिस अंदाज़ की उन्होंने गुफ्तगू की अगर कोई और आम आदमी करता तो सूरत हाल मुख्तलिफ होती। क्या वजह है उसके बावजूद भी वो आज़ाद है? तो ये सवाल नूर आलम खान ने उठाए हैं जो ख़ुद PTI का हिस्सा रहे। इसके साथ हम बात करेंगे कि इमरान खान साहब का ये बयान भी सामने आया है आज कि इसी महीने में वो असम्बलियाँ तहलील करेंगे, सूबाई असम्बलियाँ जिनका वो जिक्र कर रहे हैं, और 20 दिसंबर से पहले तारीख का ऐलान कर दिया जाएगा। उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि पंजाब की हुकूमत काफ लीग चौधरी परवेज़ इलाही उनके साथ हैं और वो एक पेज पर हैं और उनको तमाम तर सूरत हाल से पहले ही आगाह कर दिया गया है। तो इस हवाले से इस फ्रंट पर क्या होने जा रहा है, क्योंकि इससे पहले हुकूमती इत्तेहाद की जानिब से ये बात वाज़ेह की जा चुकी है कि जो भी सूरत हाल हो उससे हुकूमत निपटने के लिए तैयार है। जातरी साहब, सबसे पहले तो आज राना सनाउल्लाह साहब ने जो गुफ्तगू की है और जो इंकशाफात किए हैं उसका ताल्लुक मुल्क की दाखिली सिक्योरिटी से है और ज़ाहिर है आज उन्होंने बतौर वज़ीर दाखिला जो हक़ाइक़ हमारे सामने रखे हैं, एडिशनल IG उनके हमरा थे, उसकी रोशनी में आप क्या समझते हैं कि क्या जो इन्होंने गिरफ्तारियाँ की हैं और जो ताने बाने भारत के साथ मिलने की उन्होंने बात की है, इस हवाले से जिस मौसर कारकर्दगी का या अक़वाम मुत्तहिदा पे उठाने की बात कर रहे हैं, इसके अलावा भी कुछ करने की ज़रूरत है? देखो एतज़ाज़, थोड़ा सा मैं आपको ये बताऊं कि जब ये वाक़या हुआ और ये वाक़या जिस शख्सियत के घर के करीब हुआ या बकौल राना सनाउल्लाह साहब के वो उसी शख्सियत के घर की तरफ जाना चाह रहे थे और पुलिस चौकी की वजह से वो रुक गया, मामला नहीं हो सका। उसके बाद कुछ सिक्योरिटी के माहिरीन, कुछ खुफिया इदारों के लोग, कुछ मुख्तलिफ़ ज़राए ये उस वक्त ये कहना शुरू हो गए थे कि इसके पीछे किसी न किसी तरह से इंडिया मुलव्वस है जी। लेकिन एक बहुत तवील अरसे के बाद, एक काफ़ी इन्वेस्टिगेशन के बाद, लोगों को गिरफ़्तार करने के बाद आज जो गुफ्तगू राना सनाउल्लाह साहब के साथ जो एडिशनल IG थे, उन्होंने जो गुफ्तगू की बहुत जामिया गुफ्तगू की और सारा उन्होंने नेटवर्क पकड़ने के बाद उन्होंने ये बताया कि जनाब ये चीज़ें हैं, लोग यहाँ से पकड़े गए हैं, कौन पैसे ले रहा था, गाड़ी किस तरह, पूरी उन्होंने एक दास्तान तहकीकात की और सबूत इकट्ठे किए। बिल्कुल सही। अब उसके बाद ये कोई पहला वाक़या नहीं है पाकिस्तान में कि ये इंडिया की तरफ से हुआ। इससे पहले भी तकरीबन जो वाक़यात होते हैं उसमें इंडिया मुलव्वस होता है। उससे पहले जब पिछली मुस्लिम लीग नून की ही गवर्नमेंट थी तो कुलभूषण पकड़ा गया था। जी, ठीक है जी, बिल्कुल। और वो उसने एतराफ़ भी किया कि मैं दहशतगर्दी के नेटवर्क चलाता रहा हूँ, सारा कुछ करता रहा हूँ, सारी चीज़ें सामने हैं। लेकिन हुकूमत पाकिस्तान जो है वो भारतीय हुक्मरानों का और भारत का और मोदी का चेहरा जिस तरह बेनकाब करना चाहिए बैनुल अक़वामी सतह पर, उस तरह नहीं कर पाई।
इसके अलावा एक तो हम उस सतह पर नहीं कर पाए, इसका राना सनाउल्लाह साहब ने भी कहा, मुख्तलिफ़ जगहों पे हम कहते रहे हैं, हम बहुत से बैनुल-अक़वामी फ़ोरम पर जाके ये कहते रहे हैं, लेकिन जिस तरह कहना चाहिए था और जिस तरह वो मौसर होना चाहिए था वो मौसर नहीं हुआ। सही है। दुनिया के अपने मफादात हैं, दुनिया के अपने मुआशी मफादात हैं इंडिया के साथ। इंडिया बड़ी मार्केट है, जिसकी वजह से लोग जो हैं हमारी बात को उस मौसर अंदाज में नहीं सुन रहे। सही। इस वाक़या के बाद और ये सारी इंक्वायरी होने के बाद जो सबूत सामने आए हैं, मैं समझता हूँ पहली फुर्सत में चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी को, जो वज़ीर ख़ारजा हैं इस मुल्क के सॉरी, उनको जो है फ़ौरन जाना चाहिए, अक़वाम मुत्तहिदा में सेक्रेटरी जनरल से बात करनी चाहिए और दुनिया के जो ताकतवर महज़्ज़ब मुल्क हैं उनको ये बताना चाहिए कि इंडिया क्या कर रहा है। देखें, मोदी जब से आया है ना, उस वक्त से इंडिया जो है उसके माथे पर एक बदनुमा दाग है। वो बदनुमा दाग दहशतगर्दी का है। वो हिंदुत्व पॉलिसी है, उसने अपनी पॉलिसी इंतहा पसंदी, दहशतगर्दी, उसने दहशतगर्दी और इंतहा पसंदाना कल्चर को फ़रोग़ दिया है। और ये जो दहशतगर्दी है, ये मोदी जो है वो रियासती सरपरस्ती में कराता है। भारतीय रियासत जो है वो दहशतगर्दी के वाक़यात में पूरी तरह मुलव्वज़ है। आज तो बहुत डिटेल से उन्होंने बताया। बात यह है कि इसके बारे में अब दुनिया को हमें ये बताना है कि जनाब ये एक दहशतगर्द मुल्क है। और देखें, इनकी इंतहा पसंदी सिर्फ ये नहीं है कि ये हमारे मुल्क में दहशतगर्दी करा रहे हैं, ये जो है अपने लोगों को जो वहाँ मुसलमान हैं उन पर देखें कितना मतलब इंतहा पसंदाना काम हो रहा है, कितना तशद्दुद हो रहा है, क्या कुछ हो रहा है। दीगर अक़लियतें वहाँ पर हैं वो भी गैर महफूज। फिर उसके बाद जब अफ़गानिस्तान में अमेरिकन मौजूद थे और फिर जब वहाँ अहमद करज़ई साहब, ये डॉक्टर अशरफ गनी की हुकूमत थी, उस दौरान वो वहाँ पर तेज़ी से इंडिया जो है उसका असर रसूख बढ़ना शुरू हुआ। बिल्कुल। और आपने देखा होगा कि अहमद करज़ई साहब भी ऐसे ऐसे बयान देते रहे हैं इंडिया के हक़ में, रिकॉर्ड पर हैं चीज़ें। डॉक्टर अशरफ गनी भी ऐसे बयान देते रहे हैं, तो उनका असर रसूख बहुत बढ़ा। और हर वो उस आदमी की जो अफ़गानिस्तान में मौजूद है और जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कुछ करना चाहता है या कुछ करने का इरादा रखता है, इंडिया उसको बाकायदा उसकी सरपरस्ती करता है, उसको वसाइल फ़राहम करता है और उसको हर किस्म की सहूलत फ़राहम करता है। बिल्कुल ठीक है। मसला ये है एतज़ाज़ कि ये जो मैं समझता हूँ जो मैंने बदनुमा दाग कहा इंडिया के माथे पे लगा हुआ है, मोदी के माथे पे लगा हुआ है, आप यकीन माने कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान दुश्मनी में इतना आगे निकल गया है कि उसके अपने अवाम की हालत वहाँ देखें। लोग गुर्बत, बेरोज़गारी, महंगाई से मर रहे हैं, फुटपाथों पे लोग पड़े हुए हैं। पता नहीं कितने लोग जो हैं, वहाँ पिछले दिनों एक आर्टिकल में पढ़ रहा था कि कितने लोग हैं जो फाका कशी पर वहाँ मजबूर हैं। उनकी हालत देखें, उनके पास खाने की चीज़ें नहीं हैं। वो इंसानी हुकूक में उसमें भारत का जो इस वक्त कैडर है उसमें इजाफा हुआ है, उसका नंबर जो है उसके रैंकिंग में इजाफा हुआ है और मुसलसल उसमें इजाफा गुज़िश्ता 2-3 साल में हमें देखने में आ रहा है। और इसके साथ आपने इंडिया की बात की, उसमें मुसलमान, सिख जो कि खालिस्तान का वहाँ मुतालबा कर रहे हैं और वो पूरी दुनिया में रेफरेंडम करवा रहे हैं उनकी जानिब से। फिर आलमी सतह पर उनके ख़िलाफ़ जो एहतजाजात का सिलसिला जारी है। कनाडा में जो है वो रिसेंट एक एहतजाज हुआ जिसमें यह मुतालबा किया गया कि इंसानी हुकूक की बहुत बड़ी खिलाफ वर्जी जो है वो इंडिया में हो रही है, वो इंडिया जो जमहूरियत का भी दावेदार है, सेकुलरिज्म का भी। तो वहाँ पर जिसका आप हवाला दे रहे हैं यकीनी तौर पर उसके सबूत भी दुनिया के सामने, और दुनिया खुद एहतजाज कर रही है। अच्छा, ये इंडिया ये क्यों कर रहा है दहशतगर्दी? ये इसलिए कर रहा है कि अपने लोगों की तवज्जो जो है वो हटाने के लिए, अपने लोगों की तवज्जो जो असल मसाइल हैं उनसे हटाने के लिए वो दहशतगर्दी के इस तरह पाकिस्तान में वाक़यात करा रहा है ताकि उनके लोगों की तवज्जो इस तरफ रहे और वो इधर रहें कि जी हो उधर वाक़यात हो रहे हैं, पता नहीं क्या होगा, ये हो जाएगा। अपने लोगों को, ताकि उनके लोग रोटी ना मांगे, उनके लोग नौकरी ना मांगे, उनके लोग घर ना मांगे और रोटी कपड़ा और मकान जो पूरे बरसगीर का मसला है उस तरफ तवज्जो ना दे। वो एंटी पाकिस्तान पॉलिसी बेच रहे हैं, एंटी पाकिस्तान जो है वो बयानिया वहाँ बेचता है, एंटी मुस्लिम बयानिया बेचता है। और एंटी मुस्लिम बयानिया भी सिर्फ पाकिस्तान की हद तक है, सऊदी अरब से उसके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, ठीक है। जब वहाँ गया था उन्होंने भी बड़ा प्रोटोकॉल उसको दिया था और ये पाकिस्तान की हद तक वो ये बयानिया बेचता है और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ये सिर्फ इसलिए
कि अच्छा किसी दिन आप प्रोग्राम रखें तो मैं आपको बताऊंगा कि इंडिया में जो आज़ादी की तारीखें हैं वो कितनी हैं। हमारे यहाँ तो सिर्फ 2-3 ज़्यादा नुमायाँ होती हैं, एक खालिस्तान वाली है, एक कश्मीर वाली है। कश्मीर में जुल्म के इंतहा उसने कर दी है, तो वो पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए इस किस्म की वारदातें करता है, इस किस्म की कोशिश करता है दहशतगर्दी के। और जैसे मैंने कहा कि अफ़गानिस्तान से लोग उसको मिल जाते हैं, कहीं और से लोग मिल जाते हैं उसको। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारी जो खुफिया एजेंसीज़ हैं उन्होंने देखें कितनी जल्दी ये सारा नेटवर्क बेनकाब कर दिया। ये बेनकाब हो गया। अब ये वजारत ख़ारजा का काम है और वज़ीर ख़ारजा का काम है कि वो दुनिया भर में भारत का चेहरा जो है वो बेनकाब करे, मोदी को बेनकाब करे, उसके अज़ाइम बेनकाब करे, ताकि दुनिया जो है वो कम अज़ कम इस तरफ तवज्जो दे और आइंदा ऐसे वाक़यात ना हो सके। खुद मोदी का नाम जो है वो आलमी सतह पर एक ज़माने में गैर पसंदीदा शख्सियात की फहरिस्त में रहा है, और जब ये मोदी हुकूमत आई तो उसके बाद जो है वो निकाला गया। उसकी वजूहत भी अभी तक सामने नहीं आ सकी। गुजरात में जो कुछ हुआ और बाबरी मस्जिद का जो वाक़या है उस हवाले से, और फिर उस पर जो अमित शाह उनके होम मिनिस्टर हैं उनके जो बयानात सामने आ रहे हैं वो भी सबके सामने हैं, और उसको भी दुनिया भर में तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। वो उसको अपनी एक बड़ी परफॉर्मेंस करार देते हैं। तो यकीनी तौर पर इंडिया के इस हवाले से ये तमाम तर सबूत हैं पाकिस्तान के पास, जो अक़वाम आलम के सामने रखे जा सकते हैं, इंसानी हकूक़ की तंजीमों के सामने रखे जा सकते हैं, अक़वाम मुत्तहिदा के सामने हमारे वज़ीर ख़ारजा को रखने चाहिए। और ये एक अच्छी अनाउंसमेंट है जो आज वज़ीर दाखिला ने की है। इस पर पेशरफ्त भी अमली तौर पर जो है वो होनी चाहिए। नाज़रीन, जहाँ पे वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ ने हैदराबाद सक्खर मोटरवे इफ्तिताह के मौके पर 2 तकारीब से गुफ्तगू की है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने भी की है गुफ्तगू। एक तो इस मनसूबे के हवाले से उन्होंने बात की, और इसके अलावा कुछ सियासी सवालात के जवाबात भी दिए हैं और नए सवालात भी उन्होंने उठाए हैं, बिलखुसूस PTI के हवाले से। इस पर बात करते हैं। जातरी साहब, आज पहले तो थोड़ी सी इस पर बात कर लेते हैं। ये जो आज मनसूबे का संग बुनियाद रखा गया, हैदराबाद मोटरवे या हैदराबाद सक्खर मोटरवे, इस पे आपको याद होगा इससे पहले जब आप और हम यहाँ पे गुफ्तगू करते रहे और मोटरवेज़ की बात होती रही तो कई दफ़ा ये ऐलानात भी होते रहे। अब ये पहली मरतबा ये है कि इस पे अमली कदम की जानिब वो बढ़ा जा रहा है 306 किलोमीटर के इस ट्रैक के हवाले से। अच्छा, इसके तखमीने और फिगर्स पे भी बात करते हैं, लेकिन इसकी ताख़ीर की वजह पे आज वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि इस मंसूबे की ताख़ीर की अगर वजह बता दी तो रंग में भंग पड़ जाएगा। वो कौन सी ऐसी वजह है कि जिसके रंग के भंग से अवॉइड कर रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म? देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूं कि इस मंसूबे की ताख़ीर की जो बुनियादी वजह है वो वजह है PTI के 3 साल पौने 4 साल का जो दौर है, उसमें कोई तरक्याती मंसूबे जो हैं वो तैयार नहीं हुए। सक्खर मुल्तान जो है वो और उसके बाद फैसलाबाद मुल्तान जो है वो गोजरे तक तो मुकम्मल हो चुका था। मियाँ साहब के जाते जाते गोजरे से आगे वो कंप्लीट हो गया, फिर वो खोल नहीं रहे थे। सही। फिर इसी तरह सक्खर मुल्तान जो है वो कंप्लीट हो गया। चाइनीज़ एम्बेसडर ने ख़त लिखे, वज़ीर मवासलात थे उस वक्त, आपको पता है बड़ी उनकी कारकर्दगी थी, मुराद सईद साहब, और करप्शन के हमने उनके दौर में जो करप्शन हुई वो उस करप्शन की जो दास्तानें बाहर आईं, ठीक है जी, वो एक रिकॉर्ड है। वो सक्खर मुल्तान खोलना नहीं चाह रहे थे। फिर चाइनीज़ एम्बेसडर ने ख़त लिखा, फिर मियाँ नवाज़ शरीफ ने एक इंटरव्यू में ये कहा कि वो रोड तो तैयार हो गया, आवाम के लिए खोल दें, भले अपना नाम ही लगा दें उस पर। वो इन्होंने फिर खोला। अच्छा, फिर उसके बाद सर्विस एरिया जो है वो नहीं बन सके बड़े, जैसे लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे पर हैं, पेट्रोल पंप नहीं है। आप यहाँ से निकलें फैसलाबाद से आगे की तरफ पेट्रोल पंप नहीं है। सही है। वो खान साहब ने उस तरफ तवज्जो ही नहीं दी। इमरान खान साहब ने अपने पूरे पौने 4 साल दौर में तरक्याती कामों पर वो तवज्जो नहीं दी। मियाँ नवाज़ शरीफ या शरीफ फैमिली को सड़कें बनाने का बहुत शौक़ भी है, जुनून भी है, उसका फ़ायदा भी है। मोटरवेज़ मियाँ नवाज़ शरीफ ने बनाया है ना। अब मियाँ नवाज शरीफ खुद तो नहीं घूम रहे हैं ना, या उसको रिश्तेदार उस पर आम जा रही है। आप मुल्तान जाते हैं मोटरवेज़ पर, आप देखें कितना फ़ायदा है आपको, और फिर फासला जो है वो कितना तेज़ी से मतलब गुजरता है, कम टाइम में आप पहुंचते हैं। फिर सिक्योरिटी, रोड पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, मोटरवे पर यह खौफ नहीं कि कोई लूट लेगा या कोई वारदात हो जाएगी। बिल्कुल सही। ये वाली चीज़ें इनमें नहीं थी, और ये वो बातें हैं जो खान साहब की वजह से
हाँ ये रुकी नहीं, ये मंसूबे नहीं बढ़ सके। ये वो थे जिनका वो जिक्र नहीं करना चाह रहे थे कि आज क्या जिक्र करें। अच्छा, ये जो मंसूबा है तकरीबन 306 किलोमीटर है जी, ठीक है, और 3 अरब रुपए से ज़्यादा का इस पे जो है ना 3 खरब से 3 खरब से 3 खरब से ज़ायद 7 अरब रुपए का सबको कुछ इस पे जो है ना लागत आएगी जी। ठीक है। और फिर उन्होंने एक बात और बड़ी ज़बरदस्त कही, वज़ीर आज़म ने ये कहा कि ये मैं आकर गाय बगाए चेक करता रहूँगा, और अगर मयार ठीक ना हुआ, बैनुल-अक़वामी सतह का मयार ना हुआ, तो फिर थानेदार यहीं बुला लूँगा। और जो बात मियाँ शहबाज शरीफ साहब कहते हैं वो करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन के एतबार से उनकी बहरहाल एक बतौर वज़ीर आला पंजाब भी कारकर्दगी है। तो बात यह है कि इससे बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। फिर इसके बाद वरना वो आप पिछले दिनों मैं एक स्टैंडिंग कमेटी में था जिसमें कैप्टन खुर्रम आगा मौजूद थे, जो सेक्रेटरी मवासलात भी हैं, चेयरमैन नेशनल हाईवे भी। आज उन्होंने ये बताया कि जी हम जो है एक वो करना चाहते हैं कि जो हैदराबाद और कराची जो सुपर हाईवे है, जिसको मोटरवे का नाम दिया हुआ है, उससे हम एक अलहदा मोटरवे बनाना चाहते हैं। सही। उसकी वजह यह है कि जो सुपर हाईवे है, जिसको मोटरवे अभी कहा जाता है, वो बुनियादी तौर पर मोटरवे है नहीं। एक तो उसके इर्द गिर्द जो रास्ते हैं, जो लिंक रोड है वो हैं, फिर वहाँ जो इन्होंने कवर किया होता है बाड़ लगा के एरिया के कोई जानवर ना आए, वो चीज़ नहीं है। फिर वो उस तरह की सहूलियात नहीं है उस पर, तो वहाँ प्रॉब्लम्स हो रही हैं। उसीलिए उन्होंने कमेटी में बताया था, स्टैंडिंग कमेटी में कैप्टन खुर्रम आगा ने, कि हम एक नई जगह एक्वायर कर रहे हैं और उस पर मोटरवे उसी तरह बनाएंगे। अगर ये कराची से पेशावर तक का मोटरवे बन जाता है, आप यहाँ इस्लामाबाद से निकलें, सुबह निकलें, शाम को आप कराची होंगे। ठीक है जी, ये एक सहूलत है अवाम के लिए, और ये अवामी इकोनॉमी के लिए बड़ा फायदा है, उसमें ताजरों के लिए है। और फिर उसके बाद जो है बात यह है कि लोग जो हैं वो मंडियाँ, जो मोटरवे के इर्द गिर्द मंडियों तक रसाई लोगों को मिलेगी, उससे फ़ायदा है, किसान को फ़ायदा है, गरीब आदमी को फ़ायदा है। ये मंसूबे, इस तरह के मंसूबे बनने चाहिए। मैं समझता हूँ पाकिस्तान की जिस तरह की मुआशी सूरत हाल है, उसके बावजूद मियाँ शहबाज शरीफ का ये मंसूबा शुरू करना और कहना कि इसको बर वक्त बनाया जाए और मेहरी बनाया जाए, ये एक बड़ी हौसले की बात है। बिल्कुल सही। और कौम को ये पता चले, दुनिया को भी पता चले कि हम जो है एक बहुत अच्छा जो है ना प्रोग्राम लेके जा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि पाकिस्तान में तरक्याती काम शुरू हो रहे हैं और किस नौइयत के हो रहे हैं। लेकिन खान साहब जो हैं बस उनकी सुई नए इंतखाबात पर ही फंसी हुई है। अच्छा, ये भी उन्होंने गुफ्तगू की है, आपने खान साहब का भी जिक्र किया है। ज़ाहिर है एक जानब हम मनसूबे की बात कर रहे हैं, ये मनसूबा शुरू करना या दीगर मनसूबों के हवाले से उन्होंने कहा कि IMF की बेड़ियाँ हमें पड़ी हुई हैं, वरना वो मज़ीद मनसूबे भी शुरू करना चाह रहे थे। इसी तरह फिर सैलाब आ गया, वो कह रहे हैं कि 30 अरब रुपए का वहाँ पे नुकसान हुआ है, लेकिन वो सारी चीज़ें अपनी जगह पे। आपने खान साहब का जिक्र किया है, तो खान साहब के हवाले से भी उन्होंने कहा है कि आप भी, मैं सियासी मुखालफिन को ये कहता हूँ कि ज़रा होश के नाखुन ले, मुल्क की जो मौजूदा मुआशी सूरत हाल है उसके हवाले से, और फिर जो आवाम की सूरत हाल और महंगाई है उस हवाले से आप भी ज़रा देखें। तो क्या ये जो मैसेज आज वज़ीर आज़म दे रहे हैं, यकीनी तौर पर ये मैसेज पहले भी वो देते रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि इस मुआशी सूरत हाल के बावजूद ये मनसूबा शुरू करना अपनी जगह पे, मगर बज़ाते खुद इस वक्त मुआशी सूरत हाल की हालत है और जिसका जिक्र खान साहब कर रहे हैं, उसका एतराफ़ भी सामने नहीं आता। नहीं, देखिए मैं आपको अर्ज़ करूँ कि मुआशी सूरत हाल की आज जो जिसका हमें सामने है, इसकी जिम्मेदारी तो इमरान खान साहब पर है ना। नहीं, आज तो इमरान खान साहब कहते हैं हम सब पर है। देखें बात यह है कि अब जब वो हुकूमत में आ गए हैं, अब तो वो ये कहते हैं कि नहीं, सारे सियासतदानों पर है, सब लोग, वो ये नहीं कहते कि जिम्मेदारी, जैसे खान साहब जो हैं वो तानाज़नी करते हैं ख़वातीन की तरह, तो वो उस तरह नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं सब पर जिम्मेदारी है, सब लोग मिलकर मुल्क को। मैं आपको और एक और बात बताऊँ, ये जो मुआशी मसाइल इस वक्त हमें दरपेश हैं, हमारी जो मुआशी सूरत हाल है, कोई अकेली पार्टी, चाहे मुस्लिम लीग नून हो, PTI हो या पीपल्स पार्टी हो और भी छोटी पार्टियाँ भी हैं, अकेली कोई पार्टी मुल्क को नहीं निकाल सकती। सारी जमातों को मिलकर बैठना होगा, बात करनी होगी, ताकि मुल्क को मुआशी बुरहान से निकाला जाए। मतलब उससे पहले संजीदा होना होगा, टुवर्ड्स मईशत सबको संजीदा होना होगा, टुवर्ड्स अवाम सबको। बाकी तो तकरीबन जमातें संजीदा ही हैं, जो PDM में हैं, जो PDM से बाहर हैं, वो सब संजीदा हैं, वो समझते हैं। वाहिद एक PTI, और PTI में भी जो संजीदा लोग हैं, जिसमें हमारे मुल्तानी मखदूम जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, वो भी समझते हैं चीज़ों को, शफ़क़त महमूद समझते हैं, ख़ुद असद उमर समझते हैं, लेकिन ख़ान साहब जो हैं लेकिन ये लोग ख़ान साहब के सामने बेबस हैं, क्योंकि ख़ान साहब जो सोच लेते हैं,
जो कह देते हैं इन सब को फिर वही कहना पड़ता है। असल सूरत हाल ये है कि मुल्क की मुआशी हालत बेहतर बनाने के लिए अगर खान साहब के पास आज भी कोई प्लान है तो अवाम के सामने रखें कि जनाब ये इनको निकालें, मुझे लाएं और मेरे पास ये मुआशी प्लान है। और अगर कोई मुआशी प्लान खान साहब के पास है तो फिर सवाल ये भी है कि पौने 4 साल उन्होंने क्यों मांगे तांगे के वज़ीर ख़जाना लगाए रखे। वो असद उमर साहब को इक़्तिदार में आने से पहले वो जिस तरह बता रहे थे कि जी एक बहुत बड़े जो हैं वो अपना क्या नाम है वो वज़ीर ख़जाना हैं, लेकिन जब उनको लगाया गया तो उसके बाद एतजाज़ एक नाकाम वज़ीर ख़जाना के तौर पर उनको निकाला गया। हफीज़ शेख साहब आए, जनाब शौकत तरीन साहब आए, अपने तो कोई नहीं परफॉर्मेंस जो है वो कोई नहीं दे पाया। अब मैं बात हम यहाँ से कर रहे थे कि वज़ीर आज़म साहब जो हैं उन्होंने एक अच्छा मंसूबा शुरू किया है, अवाम को फ़ायदा होगा, मंडियों तक रसाई होगी और लोगों को फ़ायदे होंगे। नहीं, उन्होंने मुआशी सूरत हाल का भी जिक्र किया। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, जब मोटरवेज बनते हैं ना सर, तो लोगों को फ़ायदा होता है। जहाँ जहाँ मोटरवेज बने हैं लोगों को फ़ायदा हुआ है। अगर इस मंसूबे पे भी इमरान खान साहब तनकीद करें और फिर अपनी सियासत करें तो आप यकीन माने कि ये जब मंसूबा बन जाएगा इस पर क्या मियाँ शहबाज शरीफ ने गुजरना है, आम पब्लिक गुजरेगी ना, आम आदमी गुजरेगा। ठीक है, अब सवाल ये है कि आपने जैसे कहा कि इमरान खान साहब के पास कोई मुआशी प्लान है तो वो सामने लाएं। वो तो सामने लाएंगे शायद अपनी है या नहीं है, और इलेक्शन कैंपेन होगी, इलेक्शन होगा उसके बाद के लिए वो, लेकिन जो अभी मौजूदा हुकूमत है मेरे ख्याल में इनको भी अपना मुआशी प्लान सामने लाना चाहिए, उस पर अमल भी करना चाहिए। वो भी कुछ बताना चाहिए कि भाईजान आप जो कह रहे हैं कि हमने मईशत की बुनियाद पर सियासी कीमत अदा की है इस मुल्क की मईशत बचाने के लिए, तो वो प्लान तो सामने लाएं आप। देखो एतजाज़, मैं ये समझ रहा था कि आप ये सवाल ज़रूर करेंगे, लेकिन ये मुआशी प्लान अगर कोई ले भी आए तो उस पर अमल दरामद नहीं कर सकते। अमल दरामद इसलिए नहीं कर सकते कि इमरान खान नियाज़ी साहब जो हैं वो बतौर वज़ीर आज़म और उनके लोग और उनकी हुकूमत जो IMF से मामला तय करके जो शराइत तय करके आई, वो शराइत बहुत सख्त थी। उस सख्त शराइत में ये लोग गए फिर IMF के पास, क्योंकि जो उन्होंने उनसे कमिटमेंट कर ली थी वो तो पूरी करनी है ना। इसहाक डार साहब कहते हैं हमें परवाह नहीं है IMF अगर वो करता है तो। देखें, इसहाक डार साहब जो मर्जिया कहते रहे, वो उन कहने की बात ठीक है, लेकिन आपने देखा ना कि IMF से जब मामलात हमारे तय हुए तो दीगर जो इदारे हैं, दीगर जो मालियाती इदारे हैं, बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारे, उन्होंने भी हमारी तरफ देखना शुरू किया और उन्होंने भी कोई हाथ बढ़ाना शुरू किया। बाकी जो हमारे मुसलमान मुल्क हैं, अरब मुल्क ख़ास तौर पर जिनकी तरफ हम बहुत देखते हैं, उन्होंने भी IMF से जब तक बात नहीं वो भी खामोश रहे। बिल्कुल तो IMF से अब और IMF के साथ जो शराइत खान साहब ने है, मैं समझता हूँ वो इस कौम को अभी काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा और काफ़ी हमें आगे भी बहुत जाकर देखना होगा, वो जो नताइज हैं वो भुगतने पड़ेंगे। अच्छा, कुछ सवालात आज मियाँ शहबाज शरीफ ने उठाए हैं और कुछ सवालात पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन नूर आलम खान साहब ने उठाए हैं, तो इन दोनों सवालात का जो है वो जिक्र करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। जिक्र करेंगे चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है वो नूर आलम खान। आज उन्होंने जो गुफ्तगू की, और एक तो उन्होंने जो तोशा खाना केस है इसका 10 साल का रिकॉर्ड भी मंगवा लिया, और उन्होंने कुछ सवालात उठाए। उन्होंने कहा हमें बताया जाए ये जिस तरह से इदारों पर बेलगाम तनकीद की जाती रही, जिस तरह से बातें की जाती रहीं, और फिर उसके बरक्स जब हमने देखा कि हकायक जो हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ आते रहे, वो ख़ुद को साफ़ व शफाफ कहते रहे, और जबकि जो सबूत हैं और जो सारे मामलात हैं वो जब देखे जाते हैं, इवन जो केसेस हैं उसमें जो कुछ निकला या फ़ॉरेन फंडिंग केस का मामला है वो सामने आया, वो उसके बरक्स है, तो क्या वजह है कि वो शख्स अभी तक आज़ाद है? ये आपके इल्म में है। नूर आलम खान साहब की पूरी तकरीर आपने सुनी, गुफ्तगू आपने सुनी। नूर आलम खान साहब एक्टिव हुए हैं और वो ख़ुद उसी जमात का चूँकि हिस्सा हैं भी नहीं भी, हम दोनों तरह से कह सकते हैं, लेकिन उनकी ये तनकीद और उनका ये इस टाइम में सामने आना और इस तरह के सख्त बयान देना, इस पर आप क्या कहते हैं? अच्छा, मैं नूर आलम पे बात करता हूँ। अभी मैं ब्रेक के दौरान मैं मोबाइल देख रहा था तो अख्तर जान मैंगल साहब का मैसेज आया है कि वो कहते हैं भाई मीडिया जो है वो बलूचिस्तान के मसाइल पे बात नहीं करता। उन्होंने ये कहा है कि जो रिकॉर्डिंग पर यहाँ कल कानून साजी हुई है उस कानून साजी की हम हमायत नहीं करेंगे, और हम जो है वो हमारे उस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अगर हुकूमत ने हमारे तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं
वो दूर ना किए तो फिर हम इस हुकूमत से भी खुदा हाफिज करके चले जाएंगे, इत्तेहाद से अलग हो सकते हैं। जी, बिल्कुल ये ठीक है, उनका मैसेज आया है। तो मैंने कहा कि चले इस पर उसका फिर हम उसका भी प्रोग्राम साथ करेंगे। हाँ। और देखें, लेकिन मुझे इजाज़त दें, जो पहले नूर आलम खान साहब की चूँकि हम बात करें, इससे पहले कि पूरी बात करें, उनके मुख्तलिफ जो सवालात हैं उनका जवाब ढूंढने की कोशिश करें, सुन लेते हैं नूर आलम खान साहब ने आज गुफ्तगू क्या की है और वो डिमांड क्या कर रहे हैं। महंगाई की तो मैंने बात की, लेकिन सर मैं आज फिर यहां से वो कर रहा हूं कि मुझे वफाकी हुकूमत से ये गिला है कि जो पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ और पाकिस्तान की अदलिया के खिलाफ बातें करता है, उसके खिलाफ आपने आर्टिकल 6 या आपने उसके खिलाफ क्यों नहीं वो किया? क्योंकि इस कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है कि अगर आप पाकिस्तान आर्मी या पाकिस्तान की अदलिया को मुतनाज़ा बनाएंगे तो उसके खिलाफ आपने आर्टिकल 6 या कोई कानूनी चाराजोई करनी पड़ेगी कि जो इंस्टीट्यूशंस पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान की अदलिया के खिलाफ जो बदजुबानी की गई है उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। अगर आप एक्शन नहीं करना चाहते तो फिर हमें इस असेंबली में बैठने का कोई वो नहीं है, क्योंकि अगर हम उन लोगों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते जो बॉर्डर पे वहाँ पे लड़कर शहादत देते हैं, हम यहाँ पे सो रहे होते हैं और वो वहाँ पे शहादत देते हैं, इंडिया के बॉर्डर पे, अफगानिस्तान के बॉर्डर पे, ईरान के बॉर्डर पे, और हम उनको वो नहीं दे सकते, फिर क्या फ़ायदा? फिर हमें यहाँ पे इन असेंबलियों में नहीं बैठना चाहिए। जी, आपने गुफ्तगू सुनी और इस वक्त उन्होंने वफाकी हुकूमत से चौधरी साहब ये सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा आप बताएं आर्टिकल 6 क्यों नहीं लगा रहे आप? देखें, बात ये, सवालात तो उन्होंने ठीक किए हैं, लेकिन वफाकी हुकूमत कोशिश कर रही है कि मामलात को इतना मतलब बिल्कुल इंतहा पर ना लेके जाएं, क्योंकि अगर ये आर्टिकल 6 लगाने का सिलसिला शुरू हो गया तो फिर ये बहुत मामलात आगे बढ़ जाएंगे। मियाँ नवाज़ शरीफ ने एक माजी का वाक़या आपको सुनाऊं, प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने एक दहशतगर्दी का बिल मंजूर किया कौमी असम्बली से। आप यकीन करें कि सैयद खुर्शीद शाह ने यूँ हाथ बांधे और कहा कि इस बिल को मंजूर ना करो, ये कल को हमारे गले में पड़ेगा, ये सियासतदानों के गले में पड़ेगा। लेकिन मियाँ साहब भी उस वक्त, तो आपको पता है ना, मियाँ साहब को भी हर तरफ से हमायत हासिल थी, वो कर दिया गया। जब मियाँ साहब की हुकूमत ख़त्म हुई और मियाँ साहब पे जहाज़ अगवा करने का मुशर्रफ के ज़माने में केस बना, तो उसी एक्ट के तहत बना जो मियाँ साहब ने बनाया था। सही, ठीक है, उसी कानून ठीक है। ये जो नूर आलम साहब बात कर रहे हैं ना कि अगर आर्टिकल 6 आपने लगाने शुरू कर दिए ना तो फिर बहुत सारे मसाइल बढ़ जाएंगे, फिर किस किस पर आर्टिकल लगाएंगे। फिर दूसरी तरफ से आवाज़ ये आएगी कि जनाब आर्टिकल 6 जो है वो आप हमारे पे लगा रहे हैं तो दूसरों पे नहीं लगा रहे, तो फिर ये बहुत बात फैल जाएगी, एक पंडोरा बक्स खुल जाएगा। मैं समझता हूँ कि ये हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप को ये ख्याल रखना चाहिए कि वो ऐसे बयानात ना दें जिससे किसी इदारे की इज़्ज़त में फ़र्क आए, ठीक है। लेकिन दूसरी जानिब मैं ये समझता हूँ हमारे जजिस साहबान को भी ऐसे फ़ैसले नहीं देने चाहिए जिस पर बाद में इस तरह की तनकीद हो कि लोग फिर तनकीद करें। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ अदलिया पे फिर तनकीद हो। और आज जैसे आपको पता है ना, मियाँ शहबाज शरीफ के साहब के बेटे ने नाम लेके कहा कि साकब निसार कहाँ हैं। वो साकब निसार साहब ने जो फ़ैसले किए हैं वो भी आपको पाकिस्तान की जब पॉलिटिकल हिस्ट्री लिखी जाएगी तो वो लिखे जाएंगे ना उसमें। ठीक है, तो मैं ये समझता हूँ कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ये नूर आलम खान साहब की बात से मैं इतफाक़ नहीं करता कि आप आर्टिकल 6 लगाने शुरू करेंगे तो फिर बहुत सारे लोग आ जाएंगे उसमें। तो लिहाजा ख़ुद लोगों को ये ख्याल रखना चाहिए कि हमारे जो इदारे हैं, कौमी सलामती के इदारे हैं, हमारे निज़ाम अदल के जो इदारे हैं, उन पर तनकीद ना की जाए। कौमी सलामती के इदारों की वजह से ही हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, और हमारे जो सिपाही हैं, हमारे जो बाकी वो जो उनके इदारे हैं, जो लोग हैं, वो मुख्तलिफ बॉर्डर्स पे खड़े हुए हैं जिनका जिक्र खुद नूर आलम खान ने कहा। तो ये बात दुरुस्त है, जो नूर आलम खान ने बात की दुरुस्त है, लेकिन आर्टिकल 6 का जो उन्होंने मुतालबा किया मैं समझ बहुत सख्त बात है। और ये फिर अगर बात चल निकली ना तो ये दूर तक जाएगी, और फिर बचेगा कोई नहीं। लेकिन इसमें ज़ाहिर है नूर आलम खान साहब की एक डिमांड है, वो ज़रा बात मुख्तलिफ एंगल से कर रहे हैं। वो कह रहे हैं अगर कोई और सियासतदान या मुख्तलिफ लोग या आम आदमी इवन बात कर दे तो उस पर तो ये मुकदमात बन जाते हैं, वो चल भी रहे हैं, वो जेल भी काटते हैं, वो सजाएं भी भुगतते हैं,
और उनको निशाना इबरत भी बना दिया जाता है। आप भी अक्सर ये हवाला देते हैं कि छोटी जमातों के, बलूचिस्तान के, सिंध के मुख्तलिफ सूबों के लोग भी ये जो जमातें हैं वो ये जिक्र करते हैं और इन्हीं तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हैं। नूर आलम खान साहब भी उसी नौयत की बात करें कि एक शख्स को ये कवर क्यों है? देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूं कि ये कवर इसलिए है कि अगर तो खान साहब के ख़िलाफ़ जितने मुकदमात बने हैं, आप देख लें अदालतें किस तरह खुल जाती हैं। फिर कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं ऑन एयर नहीं कह सकता। आपको याद होगा चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने तो नाम लेके कहा ना कि अल्लाह ताला ने हमें रास्ता दिखाया, और जनरल बाजवा साहब ने कहा तो हम खान साहब की तरफ चल पड़े। तो वो रास्ता दिखाने वाले शायद कहीं मौजूद हैं, जिसकी वजह से अभी खान साहब पर हुकूमत हाथ नहीं डालना चाहती। लेकिन आप देखिएगा कि आने वाले दिनों में खान साहब को वो हालात नहीं मिलेंगे जो अभी तक हैं। ठीक है, चीज़ें तब्दील होंगी, इनके खिलाफ मुकदमात भी बनेंगे और बहुत सारी इंक्वायरियां भी खुलेंगी। अभी हुकूमत बयानात से काम चला रही है, मसाइल इनके लिए पैदा होंगे। नहीं, अभी हुकूमत बयानात से काम चला रही अभी बयानात से ही मेरे ख्याल काम तो चला ये रही जो है। आज वज़ीर आज़म साहब ने कुछ सवालात तो इसी नौयत के उठा दिए। उन्होंने भी यही कहा, खान साहब ये बताएं, आप कहते हैं किसान जो है वो बाहर क्यों नहीं निकल रहे, कारोबारी हजरात क्यों नहीं बाहर आ रहे मुआशी सूरत हाल की वजह से। तो ये इससे पहले आपके ज़माने में आप जो चीनी स्कैंडल आया था, तो वो चीनी बनाने वाले और वो कारोबारी के ज़िम्मेदारान जो हैं उनके हवाले से कार्रवाई क्यों नहीं हुई, और चीनी से मुतासरीन क्यों बाहर नहीं आए? इसी तरह किसान उस वक्त बाहर क्यों नहीं आए और कारोबारी हजरात उस वक्त बाहर क्यों नहीं आए जब वो सूरत हाल जो है वो ग्राफ नीचे जा रहा था और वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी कर रहे थे। तो आज वज़ीर आज़म ने भी थोड़ा ख़ुद को क्लियर करने की कोशिश की है, ये बताने की बजाय जिस मुआशी प्लान का आप जिक्र कर रहे हैं कि हम मुआशी तौर पर क्या करने जा रहे हैं और कब तक ये मामला ठीक हो जाएगा, ये बताने की बजाय उन्होंने भी वो इल्ज़ामात जो है पलटा दिए हैं खान साहब की तरफ। देखें, बात यह है कि पाकिस्तान में न सिर्फ मीडिया पे सियासत हो रही है, और जो क्वेश्चन आज मियाँ शहबाज शरीफ ने उठाए हैं वो दुरुस्त है ना। क्या जब चीनी का यहाँ बहरान पैदा हुआ और चीनी स्कैंडल आया, क्या एतजाज़ आपने नहीं देखा? जो वो स्कैंडल में मुलव्वस थे वो खान साहब के राइट और लेफ्ट में लोग बैठे हुए थे। ये क्या ऐसा नहीं हुआ? आटे का बहरान, दवाइयों का बहरान, दवाइयों की कीमतों में इजाफे का, वो कैनी साहब को हटा के उनको वजारत से हटाया और पार्टी का सेक्रेटरी जनरल बना दिया। पार्टी का सेक्रेटरी जनरल जो है वो तो मिनिस्टर से भी ज़्यादा ताकतवर आदमी होता है, वहाँ बना दिया गया। तो खान साहब ने अपने, फिर वो जफ़र मिर्ज़ा साहब आए, फिर वो गौहर साहब थे, वो दानिश साहब, वो जो पेट्रोलियम वाले थे, उन्होंने क्या क्या वारदातें यहाँ डाली हैं इस मुल्क में। फिर शहजाद अकबर साहब इस कौम के साथ जो कुछ करके गए हैं, वो सारी खान साहब के नामा अमाल में मौजूदा हुकूमत तो 50 अरब का फिगर निकाल के बैठी है कि जो उनके करप्शन। अभी आप देखिएगा, अभी आने वाले दिनों में और बहुत सारी चीजें आएंगी, आने वाले दिनों में और बहुत सी चीजें आएंगी। ठीक है, अच्छा ये और थोड़ा सा आप अगर एतजाज, एक मिनट, अगर आप अपने लोगों को इस तरह आर्डर देंगे और लोग आगे से कहेंगे जी मुर्शिद ऐसा हो जाएगा, इस तरह मुल्क तो नहीं चलते ना सर। चलें, वो तो खैर जाहिर है वो बहुत से ऐसे सवालात हैं जो आने वाले दिनों में मजीद बढ़ेंगे, जिनकी गूंज ज़्यादा सुनाई देगी। लेकिन खान साहब अभी तो गूंज ये है कि वो असम्बली तहलील की बात कर रहे हैं और आज उन्होंने फिर इस बात को दोहराया और साथ उन्होंने कहा 20 दिसंबर से पहले तारीख का ऐलान भी हो जाएगा, इसी माह में असम्बली तहलील होगी और काफ लीग और हम एक पेज पर हैं। अच्छा, ये आज मैंने बात एक टॉप 1 जो उनके टॉप 10 में से एक लोग हैं पीटीआई के, उनसे मैंने पूछा, तो मैंने उन्हें पूछा कि एक लाहौर का जो मास्टर प्लान बनाना था और उसकी अप्रूवल होनी थी और जिसमें हाउसिंग का बहुत बड़ा हाथ है, और आपको पता है कि हाउसिंग में कौन कौन लोग और कहाँ कहाँ से आए हैं, हम तो नाम भी नहीं ले सकते, तो वो क्या वो प्लान जो है वो बग़ैर मंजूर कराए असम्बली में टूट जाएंगी? तो मुझे उन्होंने जवाब दिया कि नहीं, पहले तो उनकी मंजूरी होगी, फिर उसके बाद असम्बलियाँ टूटेंगी, और अगर उसकी मंजूरी करा के आपने जाना है तो फिर कौन सी असम्बली? खान साहब धमकियाँ दे रहे हैं, वरना अब तक जो है ना, वो आज भी पीटीआई के लोग कह रहे हैं जी कि परवेज़ इलाही साहब ने समरी खान साहब को भेज दी। खान साहब को नहीं भेजनी समरी गवर्नर को भेजें, समरी गवर्नर को भेजें। तो ये अब चलता रहेगा इसी तरह। कहना चाह रहे हैं कि समरी उनकी जेब में ही है, वो जब चाहेंगे सर आप जेब में ही होगी, केपी असम्बली में तोड़ दें, केपी तोड़ देना, लेकिन राना सनाउल्लाह ने जो बात कही उससे ज्यादा बात नहीं कही जा सकती। उन्होंने कहा जी अगर मगर को छोड़ें, आप तोड़ दें असम्बली। अच्छा, ये बात कर रहे हैं, ये तैयार हैं, ये तैयार हैं। दूसरी तरफ से आप क्या समझते हैं, आसिफ जरदारी साहब ने तमाम होमवर्क हम कहें मुकम्मल कर लिया? नहीं, आसिफ जरदारी साहब ने होमवर्क मुकम्मल किया या नहीं किया वो तो बाद में पता चलेगा। पहले खान साहब तो कोई फैसला करें ना, खान साहब ये तो फैसला करें ना कि क्या परवेज़ इलाही साहब असम्बली तोड़ने पर रजामंद हैं,
वो आपको पता है ना, बैरिस्टर सैफ जो हैं उन्होंने कहा है जी पहले पंजाब असम्बली टूटेगी फिर केपी टूटेगी, और केपी में तो किसी ज़रूरत नहीं है ना। केपी में इमरान खान साहब को किसी इत्तेहादी की भी ज़रूरत नहीं है, वहाँ तो परवेज इलाही साहब हैं, तो ना वहाँ असम्बली टूट रही है ना यहाँ टूट रही है। ये इस पर सियासत की जा रही है और 20 दिसंबर भी ज़्यादा दूर नहीं है। अगर उससे पहले तारीख का ऐलान हो जाता तो वो ज़ाहिर है ये सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी, और उसके बाद की सूरत हाल क्या बनेगी ये उसी वक्त ही ये उकदा खुलेगा। इसी के साथ ही एतजाज़ नकी और सजाद तरीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।